नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरेज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है समय का पलटवार। रात का समय था, लगभग आधी रात। मुझे बहुत प्यास लगी थी और जग का पानी भी खत्म हो गया था, इसलिए मैं पानी लेने नीचे रसोई में आई। चारों तरफ अंधेरा था। मैंने धीमे से नल खोला और गिलास में पानी भरकर पीने लगी। जैसे ही मैंने पानी पिया और अपने कमरे की ओर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मुझे मामी के कमरे से अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने धीरे से उनकी ओर देखा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। न जाने क्यों, मेरा मन हुआ कि मैं अंदर झांक कर देखूं। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी। जो देखा, वह देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मामी की सांसें तेज तेज चल रही थी और उनके कमरे से आती आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अब तक सुना तो था कि पति पत्नी के बीच एक अलग ही रिश्ता होता है, पर मैंने कभी उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन आज जो देख रही थी, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। मैं यह नहीं जानती थी कि पति पत्नी के बीच इस तरह की बातें भी होती हैं। मेरे अपने दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं बस सब कुछ देख रही थी और तभी कुछ ही देर में कमरे के अंदर एक तूफान सा आ गया। तभी मामा की आवाज आई, मीनाक्षी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं बहुत सुंदर 17 साल की लड़की हूँ। मेरा जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था। मेरे घर में मेरी दादी, मेरे मामा, मेरी मामी, उनके बेटे और बेटी, मेरे माता पिता और मैं, हम सब एक ही छत के नीचे रहते थे। हमारे परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटे मोटे झगड़े भी होने लगे। मम्मी और मामी के बीच अक्सर बहस होती रहती थी, लेकिन यह आम बात थी। कहा जाता है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं, वहाँ आवाज तो होती ही है। इसीलिए हमारे घर में कभी इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था। कई बार गुस्से में मम्मी और मामी ने घर अलग करने की बात भी कही थी, लेकिन पापा और मामा ने कभी इसे मंजूरी नहीं दी। असल में हमारी दादी बहुत सख्त थीं। उनके होते हुए घर का बंटवारा होना नामुमकिन था। पूरा घर उनसे डरता था और उनके आदेशों का पालन करता था। चाहे मम्मी और मामी में कितनी भी अनबन क्यों न हो, पर हमारे बच्चों के रिश्ते पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। मामी के 2 बच्चे थे, एक बेटा विपिन और एक बेटी सलोनी। हम भाई बहन बहुत घुले मिले थे। खासकर मेरी और सलोनी दीदी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी थी, इसलिए हम एक दूसरे की बातें अच्छे से समझते थे। वह जब भी अपने कॉलेज की बातें बताती, मैं बड़े ध्यान से सुनती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि कॉलेज में कई तरह की गतिविधियां होती हैं और लड़के लड़कियां इस उम्र में एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। मुझे भी यह सब सुनने में बहुत मजा आता था। अब मैं भी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। मैं बहुत उत्साहित थी, क्योंकि सलोनी दीदी से पहले ही मैं कॉलेज की कहानियां सुन चुकी थी और मुझे वहां जाने का बेसब्री से इंतजार था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी और कॉलेज लाइफ जीने के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि स्कूल की तरह वहां कोई पाबंदी नहीं थी। जब मन करता कॉलेज जाते, जब मन करता क्लास लेते और फिर घर आ जाते। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते थे। कोई ड्रेस कोड नहीं था कि रोज वही पुरानी ड्रेस पहननी पड़े, बल्कि वहां हर दिन सज संवर कर जा सकते थे। जब सलोनी दीदी ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उन्होंने भी नए नए तरह के सूट सिलवाए थे और बहुत अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाती थी। उन्हें देखकर मेरा भी मन करता था कि कब मैं कॉलेज जाऊं और इसी तरह रोज अच्छे से तैयार होकर बहुत मजे करूं। विपिन भैया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा था। इधर सलोनी दीदी के लिए भी लड़के देखे जा रहे थे। हालांकि
सलोनी दीदी ने मुझसे बताया था कि उन्हें कॉलेज में एक लड़का पसंद है, लेकिन अभी उनके रिश्ते में कोई सहमति नहीं बनी थी। उसमें इतनी गहराई नहीं थी कि बात शादी तक पहुंचे, इसलिए जब उनके लिए लड़का देखा जा रहा था तो उन्होंने घरवालों से कुछ नहीं कहा। यह सब देखकर मेरे मन में भी यही ख्याल आने लगा कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपना समय बिता सकूं, जिसे मैं अपना कह सकूं। शायद यही उम्र होती है जब ऐसे ख्याल चरम पर होते हैं। जब भी मैं किसी लड़की को शादी करते देखती या किसी को प्रेम के बंधन में बंधते देखती तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीने की ख्वाहिश करने लगती। जल्द ही सलोनी दीदी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया और घरवालों ने उनकी शादी धूमधाम से कर दी। शादी के बाद वह बहुत खुश थीं। वह मुझसे शादी से जुड़ी सारी बातें बताती थी। मैं अंदर ही अंदर शर्मा जाती थी। हमारे बीच किसी भी बात का पर्दा नहीं था, क्योंकि हम शुरू से ही एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करते थे। इसलिए शादी के बाद भी वह मुझसे अपनी कई बातें बेझिझक साझा करती थी। हालांकि मैंने कुछ ऐसी बातें भी सुनी थी जो मुझे थोड़ा डराती थी, जिनके बारे में सोचकर मुझे लगता था कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? फिर भी मैं उन बातों को अपने दिमाग से झटक देती थी और अपनी खूबसूरत सपनों की दुनिया में खो जाती थी। करीब 9 महीने बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी तो हमें सभी को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए गए। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए वहाँ के सभी प्रोफेसर मेरी बहुत तारीफ करते थे। हर प्रोजेक्ट 2 लोगों के बीच बांटा गया ताकि 2 लोग मिलकर उसे तैयार कर सकें। इन 3 महीनों में मेरी कॉलेज में किसी से खास दोस्ती नहीं हुई थी। मैं वहाँ के माहौल से पहले ही बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी मुझे एक अजीब सा डर महसूस होता था। इसलिए मैं ज्यादातर सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी और किसी और चीज की परवाह नहीं करती थी। नहीं मैं किसी से ज्यादा बात करती थी और न ही मुझे इससे कोई मतलब था कि कौन क्या कर रहा है। यही कारण था कि अब तक मेरी कॉलेज में किसी से कोई खास दोस्ती नहीं हुई थी। मेरी बस कुछ ही लड़कियों से ठीक ठाक बातचीत थी और लड़कों से तो मैं बिल्कुल दूर ही रहती थी। मुझे बस दूसरों की अफवाहें सुनकर ही मजा आता था। मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए अभय को पार्टनर बनाया गया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान मेरे और अभय के बीच काफी मस्ती मजाक हुआ। हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं अभय से प्यार करने लगी हूँ। अभय बहुत अच्छा लड़का था। वह मुझे बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति लगता था। इस तरह 1 साल बीत गया और मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही गया। वह पढ़ाई में एक औसत छात्र था, इसलिए जब उसे पहले साल में कम नंबर मिले तो उसने मुझसे पढ़ाई में मदद मांगी और मैंने भी पूरी लगन से उसे हर विषय के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अगले परीक्षा में अभय के बहुत अच्छे नंबर आए, जिससे मैं भी बहुत खुश थी और अभय भी। इसी बीच एक दिन मैंने मौके का फायदा उठाकर अभय से अपने प्यार का इजहार कर दिया, यह सोचकर कि कहीं देर न हो जाए, क्योंकि मेरे घर में जैसे ही लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती थी उनकी शादी तय कर दी जाती थी। मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि क्या वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ, क्योंकि अब मैंने अभय के साथ शादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे और अगर मैं बिना उसके दिल की बात जाने उसकी जिंदगी से चली जाती तो मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस रहता। इसलिए मैंने यह गलती कर दी। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। जब मैंने अभय से अपने दिल की बात कही तो उसने भी मुझसे अपने दिल की हर बात कह दी। मैं उस समय बहुत खुश थी जब अभय ने भी कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हमारा रिश्ता और आगे बढ़ने लगा। मैंने तय कर लिया था कि जब सही समय आएगा तो मैं अपने परिवार से अभय के बारे में बात करूंगी ताकि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो सके। एक दिन जब मैं अभय से बात कर रही थी तो मैंने उससे कहा कि मैं जल्द ही अपने परिवार से हमारे रिश्ते के बारे में बात करने वाली हूँ। पता नहीं क्यों
उस समय उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभय के दिल में क्या चल रहा है। उस दिन के बाद से अभय धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगा, जिससे मैं बहुत परेशान रहने लगी। इधर सलोनी दीदी की लगभग हर दिन मुझसे कॉल पर बात होती थी और जब उन्होंने मेरी आवाज से पहचान लिया कि मैं कुछ उदास हूँ, तो कई बार पूछने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इस पर दीदी ने कहा कि मुझे इन सब बातों में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सामने वाला सिर्फ अपने टाइम पास के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। मैंने सलोनी दीदी से कहा कि अभय बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं है। वह बहुत अच्छा है और मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। लेकिन दीदी ने कहा कि जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो हम उसे किसी भी शक की नज़र से नहीं देख पाते, क्योंकि हम उस पर बहुत अधिक विश्वास करने लगते हैं। इसी वजह से हम हकीकत को देख ही नहीं पाते। इसलिए बेहतर होगा कि पहले तुम यह जानने की कोशिश करो कि उसके दिल में क्या चल रहा है और उसके बाद ही इस रिश्ते की बात अपने परिवार से करो। नहीं तो हो सकता है कि ऐसा करके तुम खुद के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर लो। दीदी की इस बात ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। इसलिए मैंने तय कर लिया कि अब मैं अभय से खुलकर इस बारे में बात करूंगी। लेकिन तभी अचानक मेरी तबीयत कुछ दिनों के लिए बहुत खराब हो गई, जिससे मैं कुछ हफ्तों तक कॉलेज नहीं जा पाई। इस बीच मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि मैं इतने दिनों तक कॉलेज नहीं गई, लेकिन अभय ने एक बार भी मुझे फ़ोन करके यह नहीं पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि वह नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल में एक उम्मीद पाले हुए थी और खुद को तरह तरह के बहाने देकर समझा रही थी कि शायद वह भी इस समय कॉलेज नहीं आ रहा होगा, इसलिए उसे मेरे आने या न आने की कोई खबर नहीं होगी। खैर, 2 हफ्ते बाद जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं बहुत उत्साहित थी और कॉलेज पहुंच गई, क्योंकि मैं अभय से मिलने के लिए बहुत बेताब थी। उस दिन जब मैंने उसे क्लासरूम में नहीं देखा तो मैं सीधे कैंटीन चली गई, लेकिन जब वह वहां भी नहीं दिखा तो मैंने उसके दोस्तों से पूछा। उनमें से एक ने मुझे बताया कि वह क्लासरूम के पीछे वाले छोटे बगीचे में बैठा है। मैं तेज कदमों से वहां पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गई। अभय एक दूसरी लड़की के साथ बैठा था और जिस तरह वे दोनों बैठे हुए थे उसे देखकर मेरा दिल रोने को कर रहा था। मैं आगे बढ़कर कुछ कह पाती, इससे पहले जो मैंने अभय के मुंह से सुना उसने मुझे एक जगह जड़ कर दिया। वह उस लड़की के सामने मेरा मजाक उड़ा रहा था। वह कह रहा था कि मैंने मीना मुझे से सिर्फ इसलिए करीबी बढ़ाई थी ताकि मैं 1-2 प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर ला सकूं और दूसरा पढ़ाई में उससे मदद ले सकूं। बिना ऐसा किए वह मुझे कभी भी इतनी मदद नहीं करती और मैं कभी भी इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाता। इसलिए मैंने उससे नज़दीकियां बढ़ाई, वरना वह तो दोस्ती के लायक भी नहीं है। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं तुरंत वहां से दौड़ती हुई घर चली आई और आते ही इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गईं। घरवालों ने जब मेरी हालत देखी तो वे भी बहुत परेशान हो गए। मैंने उनसे बहाना बनाया कि मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए मेरी आंखें सूज गई हैं। लेकिन जब शाम को सलोनी दीदी का फोन आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इस पर दीदी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। सलोनी दीदी ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो मीनाक्षी कि तुम्हें उस लड़के की सच्चाई बहुत पहले ही पता चल गई। अभी तुम्हें दुख हो रहा होगा, लेकिन यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम एक बुरे इंसान से बच गईं। अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम्हें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता वे असहनीय होती।
तुम नहीं जानती कि शादी के बाद लड़कियों को किन हालात से गुजरना पड़ता है। और एक बार शादी हो जाने के बाद तो परिवार वाले भी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम्हें इन सब से बाहर आकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दीदी की इन बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ भी अभय ने मेरे साथ किया था उसे भुला नहीं पा रही थी। इसके बाद मैंने कॉलेज जाना बहुत कम कर दिया। जब भी जाती तो सिर्फ अपने लेक्चर अटेंड करके सीधा घर लौट आती। अब जब अभय ने देखा कि मैं उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर रही हूँ, तो वह फिर से अपने झूठे चेहरे के साथ मुझे फंसाने के लिए मेरे सामने आने लगा। वह तरह तरह के बहाने बनाकर मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि इस इंसान से मेरा अब कोई नाता नहीं रहेगा। कुछ ही समय बाद कॉलेज की परीक्षाएं समाप्त हो गईं और छुट्टियां शुरू हो गईं। घर पर रहकर मैं बहुत बोर होने लगी, क्योंकि खाली समय में वही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं। इसीलिए जब मैं कुछ और सोच नहीं पाई तो मैंने माँ से जिद करना शुरू कर दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर जाना चाहती हूँ। माँ मेरी इस जिद से थोड़ी परेशान हो गई और पूछने लगी कि अचानक मुझे मामा के घर जाने की क्या सूझी। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई हूँ और कुछ दिनों के लिए गांव में रहना चाहती हूँ। मुझे अपने ननिहाल गए भी कई साल हो गए हैं, इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। आखिरकार मेरी जिद का असर यह हुआ कि माँ ने अगले ही दिन मामा से बात कर ली कि वह मुझे 2 दिन बाद गांव भेज रही हैं और मामा मुझे बस स्टैंड से लेने आ जाए। लेकिन इस पर मामा अचानक अजीब अजीब सवाल करने लगे। उन्होंने माँ से पूछा, मीनाक्षी अचानक यहाँ क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? उनके इस सवाल पर मैं भी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी और माँ भी। माँ ने धीरे से कहा, छुट्टियां खत्म हो गई हैं और वह कुछ दिन गांव में रहना चाहती है, इसलिए आना चाहती है। लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं उसे नहीं भेजूंगी। माँ ने यह बात कुछ खिंचते हुए कही। शायद मामा समझ गए कि उनकी बात माँ को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, अरे नहीं बहन, तुम बुरा मान गईं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मामा ने फोन पर कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी भाभी को भी बता दूंगा कि मीनाक्षी आ रही है। 2 दिन बाद मैं मामा के घर पहुंच गई। मामा मामी की शादी को 7-8 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। नाना नानी भी कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए थे और तब से मामा और मामी अकेले ही रह रहे थे। मामी मेरी आने से बहुत खुश थी। उन्होंने पहले से ही मेरे पसंद की कई चीजें तैयार कर रखी थी। मामी से मिले भी मुझे बहुत समय हो गया था। जिस तरह उन्होंने मुझे गले लगाया, माथे पर प्यार से चूमा, मेरे लिए खाने पीने की चीजें बनाई, मुझे यह सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। शुरू में मामा के घर आने पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जिस तरह की बातें मामा फोन पर कर रहे थे उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मामी को मेरे यहाँ आने पर कोई आपत्ति होगी। लेकिन जब मैंने मामी का व्यवहार देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह तो मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही थी। हम दोनों पूरे दिन ढेर सारी बातें करते रहे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम 2 पुराने दोस्त हों जो सालों बाद मिल रहे हों और आज खुलकर सारी बातें कर रहे हों। शाम होते ही मामी मेरे लिए खाना ले आईं। मैंने उनसे कहा, मुझे देर से खाने की आदत है। इस पर मामी ने गंभीरता से कहा, लेकिन मीनाक्षी, यहाँ तुम्हें जल्दी खाना होगा और फिर अपने कमरे में चले जाना होगा। उसके बाद सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलना। मामी की इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? मैंने तो सोचा था कि हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे और फिर खेतों की तरफ टहलने जाएंगे। इस पर मामी घबराते हुए बोली, अरे नहीं मीनाक्षी, ऐसी गलती मत करना। तुम नहीं जानती कि इससे कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी अनहोनी? साफ साफ बताइए ना। मामी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली,
दरअसल यहाँ एक चुड़ैल की छाया घूम रही है जो कुंवारी लड़कियों को वश में कर लेती है और उनसे अपनी मर्जी के अनुसार काम करवाती है। वह हमेशा जवान लड़कियों की तलाश में रहती है। यही कारण है कि जैसे ही शाम ढलती है, इस गांव की सारी कुंवारी लड़कियां अपने घरों में कैद हो जाती हैं और गलती से भी बाहर नहीं निकलती। इसीलिए मैं तुम्हें रात होने से पहले अपने कमरे में भेज रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मामी की यह बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा शरीर पसीने पसीने हो गया। डर के मारे मेरा गला सूखने लगा। मैं वैसे भी भूत प्रेत और चुड़ैलों की बातों से बहुत डरती थी। अब तो मुझे लगने लगा कि मैंने गांव आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मामी मेरे चेहरे के भाव समझ गईं। उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है मीनाक्षी, तुम्हें बस थोड़ा सावधान रहना है। शाम होते ही कमरे में चले जाना और सुबह होने तक बाहर मत निकलना। बस इतना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मामी की यह बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर तक मैं कमरे में इधर उधर टहलती रही, लेकिन मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। तभी मेरी नज़र कमरे की एक खिड़की पर पड़ी। जब मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका तो देखा कि सामने कोई घर नहीं था, बल्कि दूर तक खाली मैदान फैला हुआ था। वहां इक्का दुक्का पेड़ खड़े थे जो शाम के समय तो बहुत मनमोहक लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी और अंधेरा गहराने लगा, वह दृश्य डरावना लगने लगा। एक अजीब सी घबराहट मेरे भीतर घर करने लगी। डर के मारे मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। अगर वह खिड़की खुली रह जाती तो शायद मैं रात भर सो नहीं पाती। मामी की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। मैंने तुरंत सलोनी दीदी को फोन किया और मामी की सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर दीदी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू भी ना बिल्कुल पागल है मीनाक्षी। आज भी तुझे इन अंधविश्वासों पर यकीन है। भूत प्रेत और चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। गांव में लोग इन बातों को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। अगर उन्हें कोई भी अजीब चीज दिखती है तो वे उसे तुरंत किसी आत्मा या चुड़ैल का रूप दे देते हैं। लेकिन तू तो पढ़ी लिखी है, कम से कम तुझे इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दीदी की बातें सुनकर मुझे भी लगा कि शायद वह सही कह रही हैं। मैंने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो दीदी। मामी ने जो कुछ भी कहा उसका मेरे दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि मेरी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। मेरे दिल और दिमाग पर एक अजीब सा डर हावी हो गया, जिससे मैं हर चीज से डरने लगी। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने फोन काट दिया। मैंने सोचा कि मैं बेवजह इतनी परेशान हो रही थी, मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मामी ने मुझे रात में बाहर जाने से मना किया था, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मैं बड़ों की बात नहीं मानती। यह सोचकर मैं चुपचाप लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। आधी रात के करीब अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिससे मेरी आंखें झटके से खुल गईं। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं कांप उठी। यह आवाज कहाँ से आ रही थी? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मुझे लगा कि यह आवाज मेरे दरवाजे के बाहर से आ रही है। इस ख्याल ने मुझे और भी डरा दिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर देख सकूं कि यह क्या हो रहा है। मैं डर के मारे अपनी चादर में सिमट गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली, रात की वह पूरी घटना मुझे याद आ गई और मैं एक बार फिर डर गई। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मामी को इस बारे में बता दूंगी,
लेकिन फिर मन में आया कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह यही कहेंगी कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कोई साया घूमता है, और फिर वह इन बातों पर और भी अधिक विश्वास करने लगेंगी। यह सोचकर मैंने मामी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दिन इसी तरह बीतते गए। मामी दिन में मुझे कई जगहों पर ले जाती, लेकिन जैसे ही शाम होती वह मुझे सीधा मेरे कमरे में भेज देती। चाचा भी बहुत कम बोलते थे। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मेरी माँ और मेरी बाकी मामियाँ बहुत बातूनी हैं, लेकिन शायद चाचा का स्वभाव उनसे अलग था, इसलिए वह ज्यादा नहीं बोलते थे। खैर, मामी बहुत अच्छी थीं। उनके साथ समय कैसे बीत जाता इसका पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर एक रात वही अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार मैंने खुद को थोड़ा हिम्मत दिलाई और सोचा कि उठकर देखूं कि यह आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। धीरे धीरे मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, धड़ाम, एक जोरदार आवाज आई, जिससे मैं बुरी तरह डर गई और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह आवाज क्या थी? पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन घबराहट के कारण मेरी धड़कनें तेज हो गईं। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, इसलिए मैंने जल्दी से कमरे की खिड़की खोल दी, जो पीछे के मैदान में खुलती थी। खिड़की खोलते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चांदनी रात में मैंने एक काली परछाई को आगे बढ़ते देखा। डर के मारे मेरी सांसें थम गईं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने दूसरी परछाई भी देखी। मैं कुछ भी समझने में असमर्थ थी। वे दोनों साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कौन थे वे? और इतनी रात गए वे कहाँ जा रहे थे? कुछ ही देर में वे दोनों परछाइयां मेरी आंखों से ओझल हो गईं। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे मामी की बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं। एक तरफ से तो मन कर रहा था कि सुबह होते ही मामी से कह दूं कि मैं अब घर वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ दिल में यह भी सवाल उठ रहा था कि क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि इन चीजों से डरकर भाग जाऊं? और फिर यह रहस्य क्या था? क्या सच में मामी सही कह रही थी, या कोई गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था? अगली सुबह जब मैं सोकर उठी और मामी के पास रसोई में पहुंची, तो मैंने देखा कि मामी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी और उनके हाथों पर कुछ अजीब निशान थे। मैंने तुरंत पूछा, मामी, ये सब क्या है? मामी ने धीमे स्वर में कहा, रात को जब मैं दरवाजा बंद करने बाहर गई, तो मैंने उस चुड़ैल को देखा, जिससे मैं बहुत डर गई और घबराकर तेजी से भागी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी, जिससे मुझे ये खरोंचें आई हैं। मामी के मुंह से यह सुनकर मैं एक बार फिर डर गई। रात को देखे गए वे दो साए मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। पहले तो मन हुआ कि मामी को बता दूं कि मैंने भी खिड़की से कुछ अजीब परछाइयां देखी थी, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैंने ऐसा कहा तो मामला और बिगड़ सकता है और मामी और ज्यादा डर सकती हैं। मैंने मामी से कहा, मामी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब आपका वहम है। मामी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मीना, मैं सच कह रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ये चोटें कैसे लगती? मैंने धीरे से कहा, मामी, हो सकता है कि आपने कोई और चीज देख ली हो और डर के कारण आपका पैर फिसल गया हो। आपको चोट भी शायद इसी वजह से लगी है। मामी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम चाहो तो मेरी बातों पर भरोसा मत करो, लेकिन जो मैंने देखा है वह सच है। उस रात मुझे बहुत प्यास लगी। मैंने पानी के जग की तरफ देखा तो वह खाली था। पहले सोचा कि पानी लेने न जाऊं, लेकिन फिर खुद को समझाया कि इतनी भी डरपोक नहीं होनी चाहिए। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और चुपचाप नीचे उतर गई। मैं नहीं चाहती थी कि मामी को पता चले, वरना वह बहुत नाराज हो जाती। मैं जल्दी से किचन से पानी लेकर वापस आने ही वाली थी कि तभी मामी के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। उनका दरवाजा हल्का सा खुला था। मुझसे रहा नहीं गया और मेरे कदम अपने आप उधर बढ़ गए।
जो दृश्य मैंने वहां देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गई। मामी जमीन पर बैठी हुई थी और वह बुरी तरह हाँफ रही थी। उनके बाल भी पूरी तरह बिखरे हुए थे। इसके बाद जो कुछ मैंने देखा वह मेरी कल्पना से परे था। चाचा का व्यवहार मामी के साथ बहुत ही खराब था। वह उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे रोना आ गया। मैंने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कई महिलाओं के साथ शादी के बाद ऐसा होता होगा। मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। अगले दिन मैं बहुत बेचैन थी, इसलिए मैं किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। मामी बार बार मुझसे पूछ रही थी, मीना आज तू इतनी चुप क्यों है? मैंने बहाना बना दिया, मामी बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर दिल में कुछ चुभ रहा था। जब सलोनी दीदी का फोन आया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पर मैंने उनसे कहा, दीदी प्लीज यह सब माँ को मत बताना। वह अपने भाई के बारे में यह सब नहीं सुन पाएंगी। अब मैं चाचा से अंदर ही अंदर नफरत करने लगी थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मामी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। 2-3 दिन तक मैं बहुत बेचैन रही। मैं मामी को इस हालत से बचाना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रात दिन उनकी हालत मेरे सामने थी और मैं असहाय महसूस कर रही थी। मामी के शरीर पर तरह तरह के निशान देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। जब भी मैंने उनसे चोटों के बारे में पूछा, वह हर बार बस उस चुड़ैल का नाम लेकर बहाना बना देती। अब मैं यह सब सुन कर तंग आ चुकी थी। इसीलिए एक दिन गुस्से में मैं मामी के सामने फट पड़ी, मामी अब बस। मैं जानती हूँ कि आपने झूठ बोला है। मैं उस रात सब कुछ देख चुकी हूँ। आप मुझसे यह मत कहिए कि यह सब किसी चुड़ैल की वजह से हुआ। मामी मेरी बात सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मीना मैं मजबूर थी। तुम्हारे चाचा रोज मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यह सब देखो, इसलिए मैंने चुड़ैल की कहानी बनाई ताकि तुम डर जाओ और नीचे आने की हिम्मत भी न करो। मुझे मामी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने तुरंत कहा, मामी अब आपको यह सब सहने की जरूरत नहीं है। हम मम्मी को सब कुछ बता देंगे, वह चाचा को समझा देंगी। लेकिन मामी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं मीना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामी ने कहा। मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन चाचा आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? इस सवाल पर मामी चुप हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम अभी छोटी हो, तुम यह सब नहीं समझोगी। मैं छोटी नहीं हूँ, मामी। मैं सब समझती हूँ, मैंने जिद की। लेकिन मामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीना प्लीज मेरी बात समझो। मैं नहीं चाहती कि यह बात किसी को पता चले। उनकी यह बात सुनकर मैं भी चुप हो गई। पर मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे, आखिर चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामी को क्यों लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा क्या होने वाला है? मैं जो भी कुछ देखती और महसूस करती थी, सब कुछ सलोनी दीदी को बता देती थी। मुझे यह सब दिल में दबाकर रखना बहुत भारी लग रहा था। उस रात मुझे ऐसा लगा मानो नीचे के दरवाजे को किसी ने खोला हो। मैंने हल्की सी आवाज सुनी और तुरंत सीढ़ियों की ओर भागी। जो नज़ारा मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। मामी और चाचा कहीं जा रहे थे। इतनी रात को ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मेरे मन में सवाल उठा। मैंने खुद को अच्छी तरह दुपट्टे में ढका और धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। वे उसी खेत की ओर जा रहे थे जिसे मैं अपने कमरे की खिड़की से देख सकती थी। अब मुझे समझ आने लगा कि जिस दिन मैंने 2 साए देखे थे, वे कोई और नहीं बल्कि मामी और चाचा ही थे। मैंने चुपचाप दूर से उनका पीछा किया। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खेत खत्म होने के बाद एक घना जंगल शुरू हो गया। वहां पहुंचकर मुझे डर लगने लगा।
लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इतनी रात को मामी और चाचा यहाँ क्या करने आए हैं। आखिर इस अंधेरे जंगल में उनके आने की वजह क्या हो सकती है। मैं डरने लगी थी कि कहीं चाचा मामी के साथ कुछ गलत न कर दें। मैं मामी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए बहुत डरते हुए भी मैंने हिम्मत जुटाई और उनका पीछा करती रही। जंगल में थोड़ी और अंदर बढ़ने के बाद मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां मम्मी के आकार की कुछ गुफाएं बनी हुई थी और चारों ओर कुछ मशालें जल रही थी। चाचा वहीं बाहर बैठ गए और मामी चुपचाप उस गुफा के अंदर चली गईं। आखिर यह सब हो क्या रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं यह भी देखना चाहती थी कि गुफा के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन चाचा बाहर बैठे थे इसलिए मैं सीधे अंदर नहीं जा सकती थी। अब मैं गुफा के अंदर झांकने के लिए कोई और रास्ता खोजने लगी। जब मैं गुफा के पीछे की तरफ पहुंची तो मैंने एक खुली जगह देखी जहां से अंदर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले मैंने देखा कि वहां एक बाबा बैठे थे और मामी उनके सामने हाथ जोड़कर चुपचाप बैठी थी। इसके बाद मैंने देखा कि बाबा ने मामी को एक लड्डू खिलाया और जैसे ही मामी ने वह लड्डू खाया, वह तुरंत बेहोश होकर गिर गईं। यह देखकर मैं दंग रह गई और डरने लगी कि अब आगे क्या होगा। फिर अचानक न जाने कहां से 3 और आदमी उस गुफा में घुस आए और फिर जो कुछ उन्होंने करना शुरू किया, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मामी की इज्जत खतरे में थी और मैं अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने उस समय कुछ भी सोचे बिना कि मैं अकेले उन चारों से कैसे लड़ पाऊंगी, गुफा के अंदर कूद पड़ी और पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर उन पर हमला करने लगी। लेकिन वे 4 थे, इसलिए मैं ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाई। वे मुझे देखकर बहुत खुश हो गए क्योंकि अब वे एक नहीं बल्कि 2 हो गए थे। मैं उनके इरादे पहले ही समझ चुकी थी। जैसे ही मैंने चाचा को आवाज देकर बुलाने की कोशिश की, उनमें से एक ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया और फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मेरी और मामी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। मुझे भगवान के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और ईश्वर को याद करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वे लोग अपनी हरकतों में आगे बढ़ते जा रहे थे, मुझे लगने लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। हमारी जिंदगी बर्बाद होने से पहले कोई वहां आया और उन लोगों की जमकर पिटाई करने लगा। जब मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि मेरे सामने मम्मी, पापा, विपिन भैया, चाचा और पुलिस खड़े थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे सब अचानक वहां कैसे पहुंच गए। खैर, पुलिस ने उन चारों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद हम सब घर वापस आ गए। मामी अभी भी बेहोश थी। मम्मी बार बार उनके चेहरे पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वहां मौजूद सभी की नजर अचानक एक लाश पर पड़ी। यह देखकर मामी भी गुस्से में आ गईं। मैं भी अब तक समझ नहीं पाई थी कि वे लोग वहां तक पहुंचे कैसे। मैं अभी भी यह सब सोच ही रही थी कि मम्मी ने मामा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उन्हें खूब डांटा। मामा शर्म से आंखें नीचे किए खड़े थे। मम्मी ने गुस्से में कहा कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहने में। मम्मी ने मामी पर भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया और इसी वजह से बात आज इतनी बढ़ गई। अगर हम समय पर वहां नहीं पहुंचते तो आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि यहाँ हो क्या रहा है और आप लोग अचानक वहां कैसे पहुंचे। इस पर मम्मी ने कहा कि कल शाम सलोनी अपने ससुराल से घर आई थी और उसने मुझे यहाँ हो रही हर बात के बारे में बताया। यह सब सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और फिर मैंने तुम्हारे पापा और विपिन से यहाँ चलने के लिए कहा।
हमारी कार रास्ते में खराब हो गई थी, जिस कारण हमें यहाँ पहुँचने में कुछ देर हो गई। रात को जब हम घर पहुँचे तो देखा कि दरवाजे खुले हुए थे। जब मैं अंदर आई तो इस कमरे में कोई नहीं था। तुम्हारे पापा ने कहा कि हमें कुछ देर यहाँ रुकना चाहिए, हो सकता है कि तुम लोग आसपास ही कहीं हो। मैं बस बैठकर तुम लोगों का इंतजार कर ही रही थी कि तभी मेरी नज़र मंदिर के पास रखे एक कलश पर पड़ी। मम्मी ने वह कलश उठाकर मुझे दिखाया। उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। मम्मी ने कहा कि जैसे ही मैंने यह निशान देखा, मुझे समझ आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है, और फिर मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और हम वहाँ पहुँच गए। मैंने मम्मी से पूछा कि लेकिन इस निशान और मामी के उस गुफा में जाने का क्या संबंध है। तब मम्मी मुझे बताने लगी कि दरअसल यह घटना आज की नहीं है, यह कई साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र लगभग 10-11 साल रही होगी। तब हमारे गांव में एक बाबा आया था। गांव वालों का उस बाबा पर अंधविश्वास था और वे उसे चमत्कारी मानते थे। मेरी मामी, जिन्हें कई सालों से संतान नहीं हो रही थी, वे चाचा के इलाज के लिए उस बाबा के पास गई थी। मुझे भी लगा था कि बाबा चमत्कारी हैं और उनके आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बाबा एक धोखेबाज निकला। उसने मामी के साथ बहुत गलत किया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके सारे साथी भी। उन्होंने मामी को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो वे उसे बदनाम कर देंगे, और गांव वाले भी बाबा पर अंधविश्वास रखते थे, इसलिए वे बाबा की बातों पर ही भरोसा करते। लेकिन मामी यह सब सहन नहीं कर सकी और इस हादसे से उन्हें गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बाबा की हर काली करतूत के बारे में सब कुछ बताया और फिर उन्होंने अपनी जान दे दी। इस घटना से चाचा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वे पूरी तरह पागल हो गए। इधर जब यह घटना हुई तब गांव की कई औरतों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने भी बाबा के कई रहस्यों को उजागर किया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह बाबा गायब हो गया। इसके बाद हमें पता चला कि यह बाबा एक बहुत बड़ा धोखेबाज था। आज तक उसका कोई अतापता नहीं चला। उसने ऐसे न जाने कितने कुकर्म किए थे और यह उसका बहुत पुराना पेशा था। जो भी उसके पास जाता, उसे वह यही कलश देता जिस पर ऐसा ही एक निशान बना होता था। मुझे वह निशान तब से याद था और जैसे ही मैंने आज यहाँ वह निशान देखा, मैं चौंक गई और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर वही घटना दोहराने वाली है जो इतने साल पहले हुई थी। इसीलिए बिना देर किए हम तुरंत उसी स्थान पर पहुंचे जहां सालों पहले उस बाबा ने अपना ठिकाना बनाया था। मामी मम्मी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, मैंने यह सब सिर्फ इसलिए सहा ताकि मेरी भी गोद भर सके। वह मुझे बहुत समय से उस बाबा के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मैं हर बार मना कर देती थी, जिसकी वजह से वह मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढा रहा था। फिर जब सब कुछ मेरी सहनशक्ति से बाहर हो गया, तो एक बार मैं उसके साथ उस बाबा के पास चली गई। उस बाबा ने अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और यह यकीन दिला दिया कि मैं बहुत जल्द माँ बन जाऊंगी। मैं भी माँ बनने की आस में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा। मैं कुछ भी नहीं देख पाई और इसीलिए आज एक बार फिर मैं उसी बाबा के पास चली गई और चुपचाप वही किया जो उसने कहा। मम्मी गुस्से से चिल्लाईं, आज के समय में अस्पतालों में सबसे अच्छा इलाज उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बजाय तुमने एक ढोंगी बाबा पर भरोसा कर लिया। तुम पढ़े लिखे होकर भी अपनी अक्ल खो बैठे। इस पर मामी सिसकते हुए बोली, इन्होंने यह सब सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया। क्योंकि जब ये मेरी जिद पर अस्पताल गए तो वहाँ जो रिपोर्ट आई उसमें यह साफ हो गया कि कमी मुझ में नहीं बल्कि इन्हीं में थी। ये इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और बार बार मुझे यही समझाने लगे कि सारे डॉक्टर और रिपोर्ट गलत हैं। कमी मुझ में ही है और इसीलिए मुझे इलाज की जरूरत है। इसके बाद इन्हें कहीं से उस बाबा के बारे में पता चला और ये जबरदस्ती मुझे उसके पास इलाज कराने के लिए कहने लगे,
चाचा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने हम सबसे माफी मांगी। इसके बाद मम्मी चाचा और मामी को लेकर घर लौट आईं। कुछ समय बाद हमें पता चला कि वह बाबा उसी बाबा का बेटा था जिसने सालों पहले मेरी मम्मी की मामी के साथ ऐसा ही घिनौना काम किया था। उसने अपने ही पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया था। इसके बाद चाचा का 1 साल तक एक अच्छे डॉक्टर से इलाज चला और आज मामी जुड़वा बच्चों की मां बन चुकी हैं। दोनों बहुत खुश हैं। मैं भी अब शादीशुदा हूँ और मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन आज भी वह घटना मेरे दिमाग से नहीं निकलती। अगर उस दिन सलोनी दीदी ने यह सब घर में न बताया होता तो आज न मैं और न ही मेरी मामी वह जिंदगी जी रही होती जो आज हम जी रहे हैं। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में यह मानसिकता बनी हुई है कि पुरुषों में किसी भी तरह की कमी नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह की समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। ये ढोंगी बाबा हमारे जज्बातों को हथियार बनाकर हमें अपने जाल में फंसाते हैं और हमें हर तरह से ठगते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में अक्सर न केवल अपनी जिंदगी बल्कि अपने अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। सच्चे सुख और समाधान की तलाश विज्ञान और सच में करनी चाहिए, अंधविश्वास में नहीं। अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें और खुद को तथा अपने प्रियजनों को इन धोखेबाजों से बचाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरेज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।